हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब, है ना। आप लोग स्लैब पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसे फिर भी लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। स्लैब मेनली दो तरीके से डिजाइन होती है। नंबर वन इज वन वे स्लैब एंड नंबर टू इज टू वे स्लैब, ठीक है। जो वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब ये किस बेसिस पर डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है एक रेशियो पर जिसे हम बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो, जिसे हम बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। और ये एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? एस्पेक्ट रेशियो होता है आपका लॉन्गर साइड, है ना। मतलब अगर आप वाई डायरेक्शन में लॉन्गर मान रहे हैं तो एल वाई अपॉन एल एक्स, अगर एक्स डायरेक्शन में लॉन्गर मान रहे हैं तो एल एक्स अपॉन एल वाई। बेसिकली इट इज लॉन्गर साइड टू दी शॉर्टर साइड, ठीक है। इसको डिनोट करते थे हम लेमडा से। अगर ये रेशियो, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो आपकी डिजाइन होगी स्लैब एज वन वे स्लैब, और अगर लेस देन और इक्वल टू 2 है तो वो डिजाइन होगी आपकी टू वे स्लैब। इफ लेमडा इज ग्रेटर देन 2 देन स्लैब इज वन वे स्लैब, एंड इफ लेमडा इज लेस देन इक्वल टू 2 देन द स्लैब इज टू वे स्लैब, ठीक है। अब वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में ही एक और पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्लैब। कंटिन्यूअस स्लैब का क्या मतलब है कि आपने सपोज कोई एरिया डिजाइन किया हुआ है, इसको कुछ पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है आपने, ऐसे, है ना। अब ये वाला जो पार्ट है ये सपोज 3 मीटर है और ये आपका 8 मीटर है, अगेन ये 3 मीटर है, अगेन ये 3 मीटर है। तो अब ये क्या है, अगर आप ये पैनल लेते हैं तो ये क्या है, ये पैनल आपका वन वे स्लैब है, दिख रहा है आपको 8/3 somehow greater than 2, है ना, वन वे स्लैब है। और यही कंटिन्यूअस हो रहा है। कंटिन्यूअस मतलब कि आप उसी वन वे स्लैब को कंटिन्यूअस में ऐसे बना सकते हैं, जो रेनफोर्समेंट है वो शॉर्टर साइड के पैरेलल हो जाएगी आपकी। इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्लैब। अगर सिर्फ आप किसी एक रूम के लिए डिजाइन कर रहे हैं, है ना, ये आपकी आइसोलेटेड स्लैब है, सिर्फ एक स्लैब है। इसे आप वन वे टू वे के लिए डिजाइन कर सकते हैं। तो हम इसी तरह टू वे में भी कंटिन्यूअस हो सकता है। सपोज ये 5 मीटर है ना, और ये स्पैन से ऐसे ऐसे डिवाइड किया हुआ है आपने, ऊपर भी है स्लैब, है ना। तो अब ये डिपेंड करता है कितने साइड से कंटिन्यूअस है आपकी स्लैब। अब इस स्लैब की बात करो तो यहाँ से भी कंटिन्यूअस है, यहाँ से भी कंटिन्यूअस है, यहाँ से भी कंटिन्यूअस है, यहाँ से भी कंटिन्यूअस है ना। अगर इस स्लैब की बात करोगे तो इधर से सिर्फ कंटिन्यूअस है ना, और इधर से कंटिन्यूअस है। सो स्लैब हमारी 4 साइड है, हम देखते हैं कितनी तरफ से कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस स्लैब का हम अलग से लेक्चर करेंगे। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि वन वे कंटिन्यूअस स्लैब भी हो सकता है ना, एंड टू वे कंटिन्यूअस स्लैब भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली दो पार्ट होते हैं, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब, जिसमें से हमारा कंटिन्यूअस स्लैब दोनों में एडेड होता है। कैसे डिसाइड करते हैं? एस्पेक्ट रेशियो से। आई होप कि आपको याद आ गया होगा। अब हम जल्दी से अपना क्वेश्चन लेते हैं एंड वी विल see how to design one way slab। ये पार्ट आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी से चलूंगा। बट अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आता, आप वीडियो रोक कर पॉज करके एक बार ध्यान से देख सकते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज सेइंग डिजाइन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब हैविंग अ क्लियर डायमेंशन ऑफ अ रूम दैट इज 3 मीटर बाय 7 मीटर। पहला डाटा हमें गिवन है, द सपोर्ट इज द स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड, simply supported, I hope दिख रहा है वहां तक। okay, simply supported slab। then the second data is the size of the room is 3.5 meter by 7.5 meter, ठीक है। आप फिर से 8 मीटर कर लो, 3.5 मीटर by 8 मीटर। third is the live load is given, live load is 2 kilonewton per meter square, 2 kilonewton per meter square। फोर्थ, सिंपली सपोर्टेड है, मतलब आपके कॉलम्स पे खड़ी हुई है स्लैब, तो जो बियरिंग का लेंथ है वो है 300 mm, है ना। इसी को हम सपोर्ट विड्थ भी बोलते हैं। द बियरिंग इज 300 mm, दैट इज आल्सो नोन एज सपोर्ट विड्थ, ठीक है। देन नेक्स्ट मटेरियल है आपका M25, सॉरी M20 एंड Fe415, F20 एंड Fe415,
ये आपका गिवन डाटा है क्वेश्चन का। अब हमें डिजाइन करना है वन वे स्लैब। तो सबसे पहले तुम चेक कर लो कौन सा स्लैब डिजाइन करोगे। टाइप ऑफ द स्लैब, द फर्स्ट स्टेप इज डिटरमिनेशन ऑफ टाइप ऑफ स्लैब। टाइप ऑफ स्लैब, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है कैसे होता है, एस्पेक्ट रेशियो से Ly/Lx 8/3.5। सॉल्व कर लो क्विकली, देखिए जरा कितना आ रहा है। 8 डिवाइडेड बाई 3.5 एंड दैट इज 2.285, 2.285 है ना। एंड दिस इज ग्रेटर देन 2 एंड दिस टाइप ऑफ स्लैब इज वन वे स्लैब। द टाइप ऑफ स्लैब इज वन वे स्लैब। ऑलराइट, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। बिकॉज द रेशियो ऑफ longer side to the shorter side is greater than 2, then the type of the slab becomes one way slab. Okay, next step, calculation of effective depth. Okay, आपको शायद याद होगा जो लेंथ, सबसे पहले क्या करते हैं, डेप्थ एज्यूम करते हैं डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से, जो कि लेंथ टू डेप्थ रेशियो पर डिपेंड करता है। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम एंड स्लैब दैट इज 20, मींस इससे ज्यादा नहीं हो सकता है वरना डेप्थ बहुत कम हो जाएगी। द लेंथ ऑफ डेप्थ, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ फिर से। ये लेंथ ऑफ डेप्थ इज इक्वल टू 20, ये डी मिनिमम है ना। यहां से हमें मिलता है डी मिनिमम। अगर ये डी मिनिमम है तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो यानी मैक्सिमम हो सकता है 20, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, है ना। अगर इससे सपोज ये 25, अगर ये वाली वैल्यू आप बढ़ाओगे तो ये कम होगी और मिनिमम वैल्यू से कम हो जाएगी डेप्थ। अगर डेप्थ मिनिमम वैल्यू से कम हो जाएगी तो वो ऑब्वियसली सेफ नहीं है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम एंड द स्लैब दैट इज 20 एंड फॉर द कैंटिलीवर बीम एंड स्लैब दैट इज 7, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूअस हो जाता है तो यही रेशियो 26 हो जाता है, लेकिन जब हम कंटिन्यूअस स्लैब की बात करेंगे तब हम उसमें पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए रेशियो होता है 27। सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। ओके, तो यहां से अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, द सेकेंड स्टेप दैट इज इफेक्टिव डेप्थ। ओके, L upon D and D again minimum, this is equal to 20, है ना। आप इससे कम भी वैल्यू ले सकते हैं। देखिए आप कर रहे हो पेपर में डिजाइन, है ना, एग्जाम के लिए या फिर पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो ये अगर फेल हो जाएगा, अगर सपोज ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप 20 लेके करते हो और बाद में ये फेल हो जाता है, तो आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपको पहले से ही सेफ रखना है कि डेप्थ मेरी इतनी ज्यादा है कि फेल नहीं हो सेक्शन, ताकि मुझे दोबारा नहीं करना पड़े, तो आप इससे कम वैल्यू ले सकते हैं। आप 15 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, बट 20 से कम लेनी है बस, है ना। लेकिन अगर आप डिजाइन कर रहे हैं, अपना कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहीं से स्टार्ट करना है। आप मिनिमम डेप्थ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना मटेरियल लगेगा, जितना मटेरियल लगेगा उतना आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, है ना। ओके, सो डी मिनिमम यहां से निकाल लेते हैं। लेंथ कौन सी लेते हैं हम, लेंथ हमेशा हम लेते हैं शॉर्टर साइड, है ना। किसके लिए डिजाइन कर रहे होते हैं हम, शॉर्टर साइड के लिए डिजाइन कर रहे होते हैं। सो दैट वुड बी 3.5 into 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू डी मिनिमम, है ना। सॉल्व करिए, कितना आता है 3500 बाई 20, 3500 डिवाइडेड बाई 20 और ये आ जाता है 175। तो मिनिमम डेप्थ आ गई आपकी 175। ओके, राइट। ओके, अब इसी से कैपिटल डी निकालो। कैपिटल डी क्या होता है, ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर, इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर प्लस 5/2, और 5 क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ठीक है। 5 क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का डाया, और इसे हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूमिंग 10 mm, है ना। मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है। सबसे ज्यादा कॉलम के लिए आपका 20 एंड अबव, देन बीम के लिए फ्रॉम 12 to 20 एंड देन स्लैब के लिए 8, 10, 12
8 to 12, तो रिज्यूम कर लेते हैं 10 mm। ठीक है, सो क्लियर कवर सपोज 20 mm है, क्लियर कवर रिज्यूम किया हमने 20 mm, तो ये हो गया आपका 175 प्लस 20 प्लस 10/2, है ना। टोटल कितना हो गया ये 200 mm, 195 प्लस 5 दैट इज 200 mm। तो आपका जो ओवरऑल डेप्थ आई स्लैब की वो आ गई आपकी 200 mm। कैसे आई, डी मिनिमम प्लस क्लियर कवर प्लस 5/2। ओके चलिए, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्पैन। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्पैन। स्टेप नंबर 3, इफेक्टिव स्पैन। अब इफेक्टिव स्पैन बिल्कुल सेम है, देखो आप सब ये पढ़ चुके हो, बस याद आने वाली बात है। इफेक्टिव स्पैन क्या होता था, इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालते थे, हमारे पास दो क्राइटेरिया होता था, जिसमें से मिनिमम आ जाता था वो इफेक्टिव स्पैन हो जाता था, और वो क्या होता था, क्लियर स्पैन प्लस सपोर्ट विड्थ, है ना, एंड क्लियर स्पैन प्लस डी। ओके, अब सपोर्ट विड्थ कितना है 300 mm, डी कितना है 175 mm है। अब ऑब्वियसली मिनिमम किससे आएगा, इस वाले क्राइटेरिया से, क्योंकि ये तो ज्यादा है ना। कितना है, क्लियर स्पैन प्लस 300 mm, क्लियर स्पैन प्लस 175 mm, ऑब्वियसली 175 mm से आएगा आपका। तो शॉर्टेस्ट साइड में एल इफेक्टिव क्या हो गई, अगर एल एक्स इफेक्टिव की बात करते हैं तो 3.5 प्लस 0.175, 3.5 प्लस 0.175 and that is 3.675 मीटर। ठीक है, और अगर y डायरेक्शन में बात करते हैं इफेक्टिव स्पैन की, तो दैट इज 8 प्लस 0.175, दैट वुड बी 8.175 मीटर। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। जहां पर भी क्लियर नहीं हो या तो वीडियो पॉज करके आप रोक कर दोबारा देख सकते हैं, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो हम इसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 इज लोड कैलकुलेशन। स्टेप नंबर 4 लोड कैलकुलेशन। ओके, अब लोड कैलकुलेशन में क्या होता है, सबसे पहला लोड इज डेड लोड। ठीक है, या फिर अगर डेड लोड, वैसे तो कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है स्लैब के ऊपर कौन सा डेड लोड आएगा, है ना, स्लैब के ऊपर कौन सा डेड लोड आ सकता है। अगर एक इसके ऊपर और फ्लोर है तो उसके जो स्ट्रक्चरल मेंबर हैं वो सारे डेड लोड हो जाएंगे। अगर नहीं है तो जो सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब है वही डेड लोड बन जाएगा, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। ठीक है, और ये क्या होता है, यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट multiplied by volume of slab. Unit weight of concrete is 25 kilonewton per meter cube. Volume is length into width into depth. अब हमें पता है कि जो भी मेंबर, हॉरिजॉन्टल मेंबर स्पेशली 1 मीटर से ज्यादा होता है उसको हम 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं। यहाँ पर लेंथ भी 1 मीटर से ज्यादा है एंड विड्थ भी 1 मीटर से ज्यादा है, तो दोनों को हम 1 मीटर मान लेंगे, है ना। क्यों करते हैं हम ऐसा, देखिए हॉरिजॉन्टल मेंबर क्या होता है कि सपोज आपका एक रूम है वो 3 मीटर का है, दूसरा रूम है वो 5 मीटर का है, अगला रूम वो 7 मीटर का है, 6.5 मीटर का है। आप एरिया जब लेंथ में डिवाइड कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सेम डिवाइड करोगे, है ना। तो इसीलिए जो हॉरिजॉन्टल स्पैन है वो हर चेंज होती रहती है। अगर चेंज होती रहती है तो या तो आप सबके लिए अलग अलग डिजाइन करो, है ना। सपोज 3.5 मीटर के लिए आपने डिजाइन किया, वहां तक कोई रेनफोर्समेंट लगाई, फिर आपने 5 मीटर के लिए डिजाइन किया, वहां रेनफोर्समेंट चेंज हो गई, तो जो कनेक्शन है उसमें प्रॉब्लम होगा। सो हम क्या करते हैं 1 मीटर के लिए डिजाइन कर देते हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, है ना। जो 3 मीटर हो 4 मीटर हो आप पर मीटर लगाते चले जाओ, रेनफोर्समेंट वही आपका पूरा स्पैन वैसे ही कवर हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस में क्यों नहीं करते, क्योंकि हाइट हमारी चेंज नहीं होती, है ना।
आपकी बिल्डिंग की हाइट ऐसा नहीं है ना कि एक रूम में 3 मीटर है, दूसरे रूम में 5 मीटर है, तो अगले रूम में 7 मीटर है। अनटिल और अनलेस कोई स्पेशल स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं किया गया है, हाइट चेंज नहीं होती है। तो अगर हाइट चेंज नहीं होती है तो हम हाइट को पूरा कंसीडर कर सकते हैं और ये मान सकते हैं कि ये सेम रहेगी, है ना। तो उसको हम पूरा कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल स्पैन कौन कौन से होते हैं? स्लैब का स्पैन हो गया, बीम का स्पैन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल स्पैन आते हैं आपके, है ना। या फिर आपकी फुटिंग हो गई, है ना। तो हॉरिजॉन्टल स्पैन में हम लेंथ और विड्थ को 1 मीटर रिज्यूम करते हैं, जो भी डायमेंशन आपकी 1 मीटर से ज्यादा होती है। तो दैट वुड बी 25 इंटू 1 इंटू 1 इंटू डी कितना हो गया था? 200 में, सो 0.2। तो 25 इंटू 0.2 कितना आ गया? 5। दैट इज 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डेड लोड हो गया। दूसरा लोड कौन सा है? क्वेश्चन में गिवन है लाइव लोड। कितना गिवन है? 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल लोड कितना हो गया? 7। टोटल लोड इज 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइव प्लस 2, so total load is W is 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में देख लेना, हो सकता है कभी कभी यहाँ पर फ्लोर फिनिश दिया हो, है ना, या फिर रेलिंग का लोड दिया हो, आई डोंट नो। जो भी लोड आपको दिए हैं वो सारे आपको कंसीडर करने हैं। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ आपको लाइट लोड दिया है, हमने डेड लोड निकाल लिया, तो सिर्फ यही दो लोड लिए हैं। अब अगर क्वेश्चन में और कोई लोड है तो आपको वो भी ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल लोड आ गया 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्टेप में, अब इस लोड को, बिकॉज हम लिमिट स्टेट से डिजाइन कर रहे हैं, तो इस लोड को हमें चेंज करना पड़ेगा अल्टीमेट लोड में, है ना। सो नेक्स्ट स्टेप इज अल्टीमेट लोड। स्टेप नंबर 4 इज अल्टीमेट लोड। और अल्टीमेट लोड कैसे बनाते हैं? जो हमारा सर्विस लोड है ना, सर्विस लोडिंग है, उसको हम 1.5 से फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा अल्टीमेट लोड बन जाता है। स्टेप नंबर 5 अल्टीमेट लोड, है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं WU से, एंड दैट इज 1.5 इंटू 7 आएगा, सो दैट वुड बी 10.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्टेप नंबर 6, इसी लोड से हम निकालते हैं अल्टीमेट मूवमेंट। अब अल्टीमेट मूवमेंट कैसे निकालेंगे आप? सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड के लिए मैक्सिमम मूवमेंट कितना होता है? WL स्क्वायर बाई 8 निकाल लो। सो MU इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 8। ठीक है, और W कितना है आपका? 10.5। L कितना है जो आपने इफेक्टिव लेंथ निकाली थी? 3.5 प्लस 0.175 कितनी आई थी? दैट इज 3.675। 3.675 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10.5 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 17.726 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अपने आप प्लीज कैलकुलेशन करिएगा, डोंट रिलाई ऑन माय कैलकुलेशंस, कभी कभी गलत हो जाते हैं, है ना। तो जो भी है वैल्यूज आपको सबको पता है, तरीका पता चल गया है, सो प्लीज अपने आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करिएगा, सिर्फ कहानी की तरह से मत देखते रहिए। ठीक है, अब हमारे पास वो मूवमेंट आ गया है जो लोड की वजह से, मतलब ये लाइव लोड और डेड लोड की वजह से स्लैब आपका इतना मूवमेंट फील करेगी। अब ये मटेरियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, है ना। जो भी मूवमेंट आ रहा है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे ताकि ये सेफ है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप में, एंड दैट इज इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड, है ना। और इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड किस बेसिस पे होगा? मटेरियल की स्ट्रेंथ पे। ओके, स्टेप नंबर 7 फॉर M20 Fe415 Fe415 के लिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आता है मैक्सिमम, है ना, जिसे हम लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। जब बीम
हम कर रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज 0.138 एफ सी के 138 एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर। ये होता है मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एम Fe250 के लिए यही वैल्यू आपकी 0.148 होती है, 0.138 की जगह। ठीक है, 500 के लिए यही वैल्यू 0.133 एच सी के इंटू बी टी स्क्वायर होती है ना। मैं दोबारा आप लिख नहीं रहा हूं, बस आपको पता होना चाहिए। अब यहां से डी को अननोन करिए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग, ये मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपको Fe415 दे सकता है। ठीक है, और ये मैक्सिमम कम से कम कितना होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए, है ना। अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू सपोज 15 है, 15 किलो न्यूटन मीटर, तो क्या सेफ रहेगा? नहीं सेफ रहेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो मैक्सिमम हो सकता है वो भी जो आपका मोमेंट अप्लाइड है उससे कम है। ठीक है, तो एटलीस्ट तो इतना होना चाहिए, पुट कर देते हैं वैल्यू, है ना। सो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 17.726 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 0.138 इंटू एफ सी के 20 इंटू बी, है ना। और बी कितना है, 1 मीटर के लिए, क्योंकि 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं, तो इसे हमने ले लिया 1000 mm। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। ओके, सो 17.726 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 0.138 इंटू 1000 20। ये आता है आपका 80.14, है ना। मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, प्लीज आप लोग खुद से सॉल्व करिए इसे। 80.14 mm, है ना। तो इस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए जो डेप्थ चाहिए M20 एंड Fe415 को, वो है 80.14 mm। और आपने प्रोवाइड कितनी की है, 175 mm प्रोवाइड की है ना। तो ये क्या हो गया, सेफ हो गया, है ना। हमने सेकेंड स्टेप में प्रोवाइड की है डेप्थ, लेंथ टू डेप्थ रेशियो से, और वहां से हमने कितनी प्रोवाइड की है, 175 mm। अगर आपने 175 प्रोवाइड की, हमें चाहिए कितनी, 80, मतलब सेफ है। ठीक है, देन नेक्स्ट रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन। हाँ चलिए रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन में आते हैं। है ना, मुझे स्टेप नंबर नहीं याद है, आप बस याद रखिएगा जो भी स्टेप है, सेम थे, ऐड थे। रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन, ओके। रेनफोर्समेंट मतलब लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। इसका फॉर्मूला होता था 0.5 एफ सी के, सो ए एस टी इज इक्वल टू 0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई multiplied by 1 minus under root 1 minus mu 4.6 mu upon HCK VT square, 4.6 mu upon HCK VT square, है ना, multiplied by B into D, B into D। ओके, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 0.5 20 अपॉन 415 1 माइनस रूट 1 माइनस 4.6 इंटू, कितनी वैल्यू आई थी मैं भूल गया हूँ, फिर से निकाल देते हैं। एम यू की वैल्यू क्या थी, 17.726 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई एफ सी के इज 20 इंटू बी इज 1000 इंटू डी स्क्वायर इज, डी कितना था 175 स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई डी इज अगेन 1000 इंटू डी इज 175।
चलो सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने, इसको सॉल्व करते हैं। आप भी वीडियो पॉज करके प्लीज सॉल्व करिए। दैट इज 4.6 मल्टीप्लाई बाई 17.726 So that is 290.708. 290.708 mm square. ठीक है, 290.708 mm स्क्वायर। ओके, अब स्पेसिंग प्रोवाइड कर लेते हैं 1 मीटर में, है ना, कितनी स्पेसिंग हमें लगाना है। ओके, सो स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता था, स्पेसिंग का फॉर्मूला, क्योंकि 1 मीटर के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो 1000 है ना, डिवाइडेड बाई सपोज एक मीटर में आपकी 5 रेनफोर्समेंट साइट्स है सपोज, है ना, तो कैसे स्पेसिंग निकालोगे आप, 1000 डिवाइडेड बाई 5 यानी 200 mm 200 mm में आप रेनफोर्समेंट लगाओगे। तो स्पेसिंग हमें ये तो पता है कितने स्पैन के लिए निकालना है, ये निकालना है नंबर ऑफ बार्स कितनी होगी, और नंबर ऑफ बार्स क्या होता है फॉर्मूला, एरिया रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 1 बार। सो दैट इज 1000 divided by 290.708 divided by pi by 4 into 10 square, है ना, एक बार का एरिया कितना होगा, pi by 4 into 10 square, क्योंकि 10 mm की बार आपने प्रोवाइड की है। चलो 290.708 divided by 10 square divided by 4। ये आ गया आपका 270.17, 270.17। ठीक है, अब 270 mm कैसे करोगे, तो ये हम कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको 250 mm। सो हमने 10 mm की बार्स प्रोवाइड करनी है, 250 mm 250 mm। अब चेक कर लेते हैं स्पेसिंग, है ना, स्पेसिंग क्या होता है, स्पेसिंग जो भी, एक तो ये वैल्यू हो गई, दूसरी वैल्यू होती है आपकी 300 mm, 300 mm, और तीसरी वैल्यू होती है आपकी 3D यानी 3 into 175, एंड 3 into 175 इज 525 mm। अब इन तीनों वैल्यूज में जो मिनिमम होती है वो आपकी फाइनल स्पेसिंग हो जाती है, एंड दैट इज क्लियर कि मिनिमम क्या है 250 mm। सो प्रोवाइड 10 mm bars the rate of 250 mm spacing। ठीक है, provide 10 mm bars at the 250 mm spacing। क्लियर है, आई होप यहां तक आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लास्ट स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, अब ये वाली रेनफोर्समेंट तो लॉन्गिट्यूडनल है ना, शॉर्टर साइड के पैरेलल पड़ जाएंगे, लेकिन दूसरी साइड में क्या होगा, दूसरी साइड में भी तो कोई बेस चाहिए आपको, है ना, तो उसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, जो कि आपकी लोड को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करें। तो लास्ट स्टेप सपोज इज डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, है ना, एंड दैट इज 0.12% ऑफ B into D। दैट इज 0.12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई B कितना था 1000 और D कितना था 200, है ना, सो ये चला गया, तो 0.12 एंड
10 इंटू 200 निकालो जरा इसे। दैट इज 240 mm स्क्वायर, 240 mm स्क्वायर, ठीक है। 240 mm स्क्वायर। इसकी भी स्पेसिंग निकालो, इसकी भी स्पेसिंग सेम तरीके से आएगी। क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 240 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन बार। और इसको हम मानेंगे 8 mm। 8 mm क्यों मानेंगे, क्योंकि अगर मेन रेनफोर्समेंट हम 10 की मान रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन हम उसे थोड़ा सा कम ही मानते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने 8 mm मान लिया है। देखो कितनी स्पेसिंग आती है। सो दैट वुड बी 240 डिवाइडेड बाई into 8 square divided by 4, 209.43, 209.43 mm, है ना। अब नॉट कर ले 200 mm, इसको चेक कर लेते हैं, है ना। एक तो वैल्यू हो गई, दूसरी वैल्यू होती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट 450 mm एंड तीसरी होती है 5D, है ना। सो 5 इंटू 175 ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, लेकिन फिर भी वैल्यू निकाल के लिख लेते हैं, इंटू 175 एंड दैट इज 875 mm। इट इज वेरी क्लियर कि इन तीनों में से मिनिमम कौन है, दैट इज 200 mm। सो प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट ऑफ 8 mm diameter at the 200 mm spacing, 200 mm spacing। ओके, सो आई गेस कि आपको डिजाइन ऑफ अनवेल स्लैब समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए वीडियो, अपने आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर चाहो तो आप कुछ वैल्यूज चेंज कर सकते हो, यहाँ पर लाइट लोड को आप 3 ले सकते हो, है ना, या फिर डायमेंशंस थोड़ी आप इधर उधर कर सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए। तो एक बार प्रैक्टिस करिए, जो भी आपको डाउट होता है फिर हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। I'll see you in next class. Thank you everyone.